आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ट्रायंगल्स। इसमें जो एक्सक्लूसिवली हमको कंसेप्ट देखना है, दैट इज़ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। नाउ व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स? See these two triangles ABC and DEF. You'll say that these two triangles are congruent if side AB is equal to side DE, BC is equal to EF, AC is equal to DF. तो तीन साइड्स इनके इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ये इसको इक्वल, ये इसको इक्वल, ये इसको इक्वल, और फिर इनके एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। ए एंगल डी को इक्वल होना चाहिए, बी एंगल ई को, सी एंगल एफ को। तो 6 चीज़ें होनी चाहिए, 3 साइड्स और फिर 3 एंगल्स। ये अगर इक्वल हो गए, टोटल 6 चीज़ें होती है। ये अगर इक्वल हो गई दोनों ट्रायंगल्स में, तो हम लोग बोलेंगे दे आर कॉन्ग्रुएंट। फर्स्ट एक्सियम इन दिस चैप्टर इज SAS congruence. Now what is SAS congruence? S stands for side, A stands for angle, S stands for side. तो side angle side congruence. इसका मीनिंग क्या है कि अगर आपके पास 2 ट्रायंगल्स है, एक साइड उनका इक्वल है, फिर दूसरा साइड भी उनका इक्वल है, और फिर बीच का इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है, ये दिया हुआ है। सो दिस इज़ एक्सियम। एक्सियम क्या होता है? एक्सियम वो रिजल्ट होती है जो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होती, उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो SAS कॉन्ग्रुएंस क्या है कि इन ट्रायंगल ABC एंड DEF it's given that side AB is equal to side DE, AC is equal to DF, and included angle A is equal to angle D. तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। और यहाँ पे लिखेंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंस। और ये एक्सियम है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इस चैप्टर में आता है थ्योरम 7.1। अब आपने डेली लाइफ में कौन सी कॉन्ग्रुएंट चीज़ें देखी है? देखो बुक के पेजेस, ये जो पेज है और ये जो दूसरा पेज है, ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये इस टाइप की जो पेन्स होती है इस कंपनी की, वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। आपने कैरम खेला होगा तो कैरम के जो कॉइन्स है वो कॉन्ग्रुएंट है। सो कॉन्ग्रुएंस मीन्स एग्जैक्टली सेम, फाइन। नेक्स्ट ASA congruence rule. Now what is ASA congruence rule? 2 triangles are congruent if 2 angles and included side of one triangle are equal to 2 angles and included side of other triangle. क्या मीनिंग है इसका? अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल्स है ABC एंड DEF, तो लेट्स से ये दिया हुआ है कि एंगल B E को इक्वल है, एंगल C F को इक्वल है, और फिर BC इनके बीच का साइड BC और EF अगर इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ये आपको ध्यान में रखना है कि B E को करस्पॉन्ड कर रहा है, C F को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो B के साथ यहाँ पे E दिखना चाहिए, C के साथ F होना चाहिए। आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते, इस सिनारियो में आप ये नहीं लिख सकते कि ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FDE, नहीं, ये होगा रॉन्ग और ये करेक्ट है। आपको ये भी देखना है कॉन्ग्रुएंस लिखते वक्त करस्पॉन्डिंग जो चीज़ें हैं, जैसे B E को करस्पॉन्ड कर रहा है, C F को करस्पॉन्ड कर रहा है, उसी ऑर्डर में चीज़ें लिखी हुई है। तो BC लिखा हुआ है तो यहाँ पे EF दिखना चाहिए। ऑटोमेटिकली क्या होगा? अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। ये एंगल मान लो X हुआ, ये एंगल Y हुआ, तो ये X होगा, फिर ये Y होगा। अब X + Y + A 180 है, X + Y + A ये 180 होगा, और फिर यहाँ पे भी X + Y + D 180 होगा, X + Y + D 180 होगा। दोनों 180 के बराबर है, इनका राइट हैंड साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे तो X + Y + A इज इक्वल टू X + Y + D। X Y कैंसिल आउट, you'll get A इज इक्वल टू D। तो A और D एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। हम लोग अब इस ASA कॉन्ग्रुएंस रूल को और थोड़ा डेप्थ में देख रहे हैं। इसका मतलब अब आपको क्या दिख रहा है? अगर आप इस X एंगल को दोनों में भूल जाओ, तो आपको यहाँ पे अब कौन सी कॉन्ग्रुएंस नई दूसरी कौन सी कॉन्ग्रुएंस दिख रही है?
ये एक एंगल इस एंगल को इक्वल है, देखो एंगल ए डी को इक्वल है, वाई ये वाला सी एंगल एफ को इक्वल हुआ। तो अब दो एंगल्स इक्वल हुए और एक साइड इनका इक्वल है। अब देखो इंक्लूडेड साइड नहीं है, इन दोनों के बीच का साइड नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक और नया कॉन्ग्रुएंस रूल हमको दिख रहा है, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। सो दिस इज द थर्ड रूल दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑफ कॉन्ग्रुएंस, दैट इज एंगल एंगल साइड। तो तीन रूल हमने सीख लिए। एस ए एस पहले देखा, ए से दूसरा है, ए से अपने आप ए एस निकलता है कि अगर दो एंगल्स इक्वल हुए और कोई भी थर्ड और कोई भी एक साइड उनकी इक्वल हुई तो ए एस रूल कॉन्ग्रुएंस का आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला जो स्टेटमेंट लिखे, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, यहाँ पे हम लोग कौन सा कॉन्ग्रुएंस लिख रहे हैं, ए एस ए कॉन्ग्रुएंस या ए एस, दोनों ही अप्लाई कर सकते हो। दोनों रूल से के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। अब ये ठहरा थियरम 7.1। थियरम के लिए हमको क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है, तो हम लोग प्रूफ करेंगे इसको। अच्छा, प्रूफ करने के लिए हमारा बेसिस क्या होगा, हम लोग ये एक्सियम यूज़ करेंगे, ये एस एस कॉन्ग्रुएंस का जो एक्सियम है उसको यूज़ करके हम लोग ये थियरम प्रूफ करेंगे। तो अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि इसका प्रूफ कैसे किया जाए। नाउ सी वी हैव दीज टू ट्रायंगल्स एंड इट्स गिवन दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। गिवन, हम लोग देखते हैं कि गिवन क्या है। तो गिवन है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, फिर ये सी एंगल इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये दिया हुआ है। और ये भी दिया हुआ है कि ये जो बी सी साइड है वो ई एफ को इक्वल है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ। तो हमको प्रूफ क्या करना है वो भी देख लेते हैं। प्रूफ कि ट्रायंगल की एंगल एंगल इंक्लूडेड साइड, एंगल एंगल इंक्लूडेड साइड अगर ये इक्वल है दो ट्रायंगल में, तो हमको प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी ई एफ को, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो केस 1 पे आते हैं। इसको प्रूफ करने का जो तरीका है उसको 3 केसेस में देखा जाएगा। सो नाउ केस 1 इज जब ए बी और डी इक्वल हो, तो व्हेन ए बी और डी इक्वल है तो क्या हो जाएगा कि ये ए बी और डी इक्वल हो गए। ठीक है, ये जो नया डायग्राम है ये कैसे दिखेगा, एक रफली मैं बना देता हूँ। एक ट्रायंगल ऐसा है, दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे है। ठीक है, दिस इज ए बी सी, दिस इज डी ई एफ। ये इसको इक्वल दिया हुआ है, ये एंगल इसको इक्वल दिया हुआ है, ये एंगल इसको इक्वल दिया हुआ है। और हम लोग पहला केस कंसिडर कर रहे हैं व्हेन ए बी और डी इक्वल है। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्ग्रुएंस ऑटोमेटिकली निकल के आता है, एस ए एस, एस ए एस। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो ए बी और डी इक्वल है, इस केस में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है, ये तो गिवन है। और फिर बी सी और ई एफ इक्वल है, बी सी और ई एफ इक्वल है, ये भी गिवन है, ये हमने अज्यूम किया हुआ है। तो ऑटोमेटिकली ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो अब हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एफ बाय एस ए एस। एस ए एस हम लोग हमेशा यूज़ कर सकते हैं, उसको प्रूफ हमने किया नहीं है, उसको ज़रूरत नहीं है प्रूफ करने की। एस ए एस एक्सियम है, उसको हम लोग कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसको यूज़ करके हमने प्रूव कर दिया ये कॉन्ग्रुएंट है। तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप आता है केस 2 कि जब ए बी और डी इक्वल नहीं है, तो व्हेन ए बी एंड डी आर नॉट इक्वल, तो क्या होगा यहाँ पे, बिकॉज ये ए बी और डी इक्वल नहीं है, इसका मतलब इनमें से कोई एक बड़ा कोई एक छोटा होगा। तो सपोज करते हैं कि ए बी जो है इट इज़ ग्रेटर दैन डी। ये जो ए बी साइड है ये डी से ग्रेटर है, तो ये बड़ी लेंथ होगी बराबर। तो हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉइंट पी ले सकते हैं कि सच दैट पी बी, ये बी पी लेंथ और ई डी लेंथ ये इक्वल होगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे, लॉजिकल प्रूफ बना रहे हैं इसका हम लोग। हमने बोला ए बी बड़ा है डी से, तो ए बी पे हम लोग डेफिनेटली एक पॉइंट पी ले सकते हैं सच दैट बी पी और डी इक्वल हो। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या डायग्राम दिख रहा है, देखो ये साइड
इस साइड को इक्वल, ये एंगल इसको इक्वल, फिर ये साइड इस साइड को इक्वल, तो कौन सा कॉन्ग्रुएंस यहाँ पे लग रहा है? ट्रायंगल PBC। तो केस 2 में हम लोग अब क्या लिखेंगे? ट्रायंगल PBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, देखो इस डायग्राम में, PBC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF बाय SAS। तो जब AB और D अनइक्वल है, इस पे एक पॉइंट P लिया गया सच दैट दीज टू आर इक्वल, ये दोनों तो इक्वल दिए हुए हैं, और फिर ये साइड इसको इक्वल है, बाय SAS दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट। फाइन। Now you have to understand, since these two are congruent, what you can say? You can say that C angle C will be equal to angle F। तो ये एंगल C कहाँ है उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखो ये एंगल C है, ये एंगल C और फिर ये एंगल F इक्वल बन गए, बराबर। बट ये एंगल F किसको इक्वल दिया हुआ है? एंगल F देखो किसको इक्वल दिया हुआ है? इस पूरे एंगल C को इक्वल दिया हुआ है। एक बार मैं लिखता हूँ अच्छे से इसको। तो बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, एंगल C और F इक्वल होंगे। यहाँ पे एंगल C का मतलब एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल DFE, बट DFE एंगल इक्वल दिया हुआ है। ये जो DFE है ये ACB को इक्वल दिया हुआ है, इट इज़ इक्वल टू एंगल ACB। ये एक चीज़ हमने कॉन्ग्रुएंट से लिखी बिकॉज ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो और फिर ये एक चीज़ हमको दी हुई है, गिवन है। तो यहाँ से क्या समझ में आया? PCB और ACB इक्वल है। तो इस डायग्राम में देखो PCB एंगल और ACB एंगल इक्वल है। ये कैसे पॉसिबल है? PCB और ACB कब इक्वल होंगे? जब ये जो आर्म है, ये PC आर्म ऊपर की तरफ जाके A से मिल जाएगा, ये एंगल और फिर ये एंगल इक्वल कब पॉसिबल है? सो हम लोग लिखेंगे इट्स पॉसिबल ओनली इफ P एंड A कोइंसाइड। मतलब ये जो P है वो कोई अलग पॉइंट नहीं है, P और A एक ही पॉइंट है, दे कोइंसाइड। ठीक है, इसका मतलब P और A एक ही पॉइंट्स है। ठीक है, दे आर रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल पॉइंट। तो अब हम लोग क्या करेंगे? ये P को रिप्लेस कर देंगे। P और A एक ही पॉइंट है तो P को लिखेंगे A। सो हेंस हमारे पास आ गया ABC और DEF कॉन्ग्रुएंट हो गए। हमको यही तो प्रूव करना था कि ABC और DEF कॉन्ग्रुएंट है। तो एक बार फिर से मैं समराइज़ करता हूँ, इसका केस 2 ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास ये एंगल, ये साइड और फिर ये एंगल साइड एंगल ये दिया हुआ था इक्वल। हमने एज्यूम किया कि AB और DE अनइक्वल है, तो AB बड़ा होना चाहिए या DE बड़ा होना चाहिए, तो हमने AB को बड़ा रखा, उसके ऊपर P पॉइंट लिया सच दैट PB और DE इक्वल है, ये हमने एज्यूम किया। तो ये SAS कॉन्ग्रुएंस लगा के हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। तो उससे क्या हुआ कि ये जो एंगल है ये वाला, ये इसको इक्वल बन गया, बट ये एंगल इस टोटल एंगल को इक्वल दिया हुआ है। तो ये छोटा एंगल और फिर ये बड़ा एंगल इक्वल बन गए। ये कब पॉसिबल है? ये छोटा और बड़ा एंगल कब पॉसिबल है दोनों इक्वल हो? जब P और A पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाएं। तो मतलब P A से अलग दिखे ही ना, इसका मतलब P और A कोइंसाइड कर रहे हैं। हमने प्रूव किया कि PCB, या ऐसे लिखते हैं, हमने प्रूव किया कि ट्रायंगल PBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। बट हमने ये भी प्रूव किया कि P और A पॉइंट एक ही है, दे आर नॉट टू डिफरेंट पॉइंट्स। तो P को A से रिप्लेस करेंगे। तो हम फाइनली आ जाते हैं इस प्रूफ पे कि ABC और DEF कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे। तो एंगल साइड एंगल ASA कॉन्ग्रुएंस का प्रूफ है ये, हेंस प्रूव्ड। और जैसे मैंने बताया, एक बार आपने ये दोनों ट्रायंगल्स प्रूव कर दिए, एंगल साइड एंगल, ऑटोमेटिकली ये जो तीसरा एंगल है ये वाला इसको इक्वल बन जाएगा, बिकॉज ये इसको इक्वल है। अब आपको इसमें क्या दिख रहा है? एंगल, यहाँ पे भी एंगल और फिर ये तीसरा साइड। तो AAS ऑटोमेटिकली यहाँ से निकलता है। सो नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन इज AAS क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया।
तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये प्रूफ याद करने पड़ेंगे कि नहीं, ये प्रूफ ऐसा चाहते नहीं है. Now we'll move on to exercise 7.1. It is given that in this quadrilateral AC and AD are equal. AB is the angle bisector. So if this angle is x, this will be x. तो हमको यहाँ पे प्रूफ करना है What can you say about BC and BD? तो हम लोग लिखेंगे BC और BD भी इक्वल है. कैसे, ये देखो. तो AC इज इक्वल टू AD है गिवन. फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल DAB है, क्योंकि AB एंगल बाइसेक्टर है. AB इज एंगल बाइसेक्टर. और फिर इस ट्रायंगल में BA साइड है और इस ट्रायंगल में भी AB साइड है, तो एक साइड इनके बीच में कॉमन है. तो AB इज इक्वल टू AB हम लोग लिख सकते हैं, कॉमन साइड. तो क्या हुआ यहाँ पे, अगर आप इस ट्रायंगल को देखो CAB को, तो सिंगल डैश दिख रहा है, x दिख रहा है, फिर डबल डैश दिख रहा है. फिर अगर आप DAB को देखो तो सिंगल डैश दिख रहा है, x दिख रहा है, फिर डबल डैश दिख रहा है. तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए. एक साइड इस साइड को इक्वल, ये साइड इस साइड को इक्वल, और फिर इनके बीच का एंगल. तो SAS. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल CAB is congruent to triangle DAB and the congruence criteria is SAS. दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं. तो अगर आप CB लेते हो तो CB साइड किसको इक्वल होना चाहिए, CB साइड होना चाहिए DB को इक्वल. तो इसको हम लोग लिखेंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स of congruent triangles. Corresponding parts of congruent triangles, इसको बोला जाता है CPCT, corresponding parts of congruent triangles. कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं. तो यहाँ से CB और DB इक्वल बन गए. और यही उन्होंने पूछा था कि BC और BD के बारे में क्या बोल सकते हो, हम लोग बोलेंगे कि वो दोनों इक्वल है, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बाय CPCT. तो अब से हम लोग ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है. अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे. तो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है. ABCD इज क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC. तो ये जो AD साइड है ये इक्वल टू है BC. फाइन. उसके बाद दिया है एंगल DAB. एंगल DAB ये इक्वल है CBA को, तो CBA ये दोनों एंगल्स इक्वल है. प्रूव दैट, हमको इसमें प्रूव करना है. पहला, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC. ठीक है. तो हमको क्या करना होगा, इधर ये दोनों ज्वाइन करने होंगे इसके डायगोनल्स, क्योंकि ट्रायंगल में ABD दिख रहा है तो ABD ट्रायंगल बनाना होगा. फिर अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को आप ऑब्जर्व करो, ठीक है, क्या देख सकते हो आप यहाँ पे, ट्रायंगल ABD एक बार ना रीड्रॉ करते हैं रफली. ABD दिख कैसे रहा है, ABD. तो यहाँ पे क्या है, AD है, फिर यहाँ पे AB दिख रहा है, और फिर ये ऐसे, और फिर ये एंगल है. फिर एक बार हम लोग इस ट्रायंगल को भी रफली ड्रॉ करते हैं, BAC को, बट अलग अलग कर देंगे इनको, ठीक है. तो BAC को देखते हैं. BAC ऐसे दिख रहा है, BA, और इस तरफ जाके ऐसे C, और फिर यहाँ पे ये साइड ये एंगल, ठीक है. तो ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि AD और BC इक्वल है, एंगल A, और फिर यहाँ पे एंगल B इक्वल है. और क्या इनमें कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ पे साइड AB दिख रहा है और यहाँ पे भी साइड AB है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, बराबर. तो यहाँ पे इनके बीच में ये एक कॉमन साइड है. तो क्या होगा कि कौन सा कॉन्ग्रुएंस यहाँ पे लगेगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड. तो हम लोग अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल DAB, या इसको ऐसे लिखो ABD
ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, पहले हम लोग ऐसा लिखते हैं, समझ रहे हैं ना हम लोग, फर्स्ट स्टेप है। तो DAB हम लोग लिखेंगे DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। DAB लिखने के लिए आपने क्या किया, डैश एंगल डबल डैश ऐसे ट्रैवल किया, तो यहाँ पे भी वही करो, डैश एंगल डबल डैश। तो आपको CBA लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा CBA। ये करस्पॉन्ड कर रहे हैं, A करस्पॉन्ड कर रहा है B को, और फिर AD करस्पॉन्ड कर रहा है BC को, तो वो सब दिखना चाहिए यहाँ पे करस्पॉन्डेंस। या सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ, DAB जब आप लिख रहे हो तो सिंगल डैश एंगल एंड डबल डैश आ रहा है, तो यहाँ पे भी सिंगल डैश एंगल डबल डैश ऐसे आना चाहिए, तो CBA आपको लिखना है। और फिर इसका ऑर्डर आप इंटरचेंज कर ही सकते हो, जब आप ABD लिख रहे हो तो कॉन्ग्रुएंस में लिखना होगा BAC, ABD तो यहाँ पे BAC, ये रहा, ये प्रूव हो गया। अब इसमें जो सेकंड सब क्वेश्चन है उसको देखते हैं। BD इज इक्वल टू AC प्रूव करना है, BD इज इक्वल टू AC। अब देखो, बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय SAS, तो क्या होगा यहाँ पे, ये BD लेंथ और AC लेंथ अपने आप इक्वल हो जाएंगे। दिस BD लेंथ विल बी इक्वल टू AC, तो हम लोग लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू AC, और रीज़न क्या होगा, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। और फिर हमको थर्ड क्वेश्चन में प्रूव करना है, यहाँ पे एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, तो हमको प्रूव करना है ABD, ये देखो यहाँ पे ABD, ये प्रूव करना है BAC को इक्वल, BAC। अगेन देखो, हमने प्रूव किया कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो B एंगल किसको इक्वल होना चाहिए, B एंगल A को इक्वल होना चाहिए, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एंगल ABD, तो एंगल मैंने ऑर्डर देखो क्या लिया, ABD इट इज इक्वल टू BAC, ऐसे लिखना होगा, एंगल BAC, ये हो गया थर्ड। अच्छा, इसका भी रीज़न क्या है, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के एंगल्स हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल लिख रहे हैं, तो दिस इज बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो तीनों क्वेश्चंस हो गए। पहला हमने कैसे प्रूव किया, साइड एंगल साइड एंगल साइड से। दूसरा BD और AC कैसे, CPCT से इक्वल बन गया। ये भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है इन्हीं दोनों ट्रायंगल के, तो दे आर इक्वल बाय CPCT, सो ये दोनों CPCT के हिसाब से इक्वल है। तो यहाँ पे आज हम लोग स्टॉप करेंगे, रिमेनिंग सम्स नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।